और इस वक्त खबर आ रही है कि पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर पर हल्द्वानी में धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। यही नहीं, उनके बेटे के नाम पर भी एक एफआईआर शामिल बताई जा रही है। प्रभाकर पर मुकदमा एक व्यापारी की तरफ से दर्ज कराया गया, जो प्रभाकर की कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे। व्यापारी ने प्रभाकर और उनके बेटे पर आरोप लगाया है। उन्होंने इस साल 2017 में बिना बताए अपनी कंपनी बंद कर दी, जिसके चलते एक तो उनका बाजार में उधार का अमाउंट फंस गया, दूसरी तरफ लाखों का माल भी उनके गोदाम में डंप पड़ा हुआ है, जिसकी कोई पेमेंट मनोज प्रभाकर की कंपनी ने नहीं की है। तो प्रभाकर पर अपनी कंपनी बंद करने का आरोप प्रभाकर की कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था, जिसने ये आरोप लगाया। कंपनी पर सामान वापस न लेने का आरोप लगाते हुए पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर पर अब केस दर्ज कराया है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने केस दर्ज कराया है। धोखाधड़ी का मामला है। मनोज प्रभाकर और उसके बेटे पर एफआईआर यानी लॉन्च करवाई गई है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये पूरा मामला है क्या? की दो कंपनियां थी, मनोज प्रभाकर हब्स एंड मनोज प्रभाकर नेचुरेंस। इन दोनों ही कंपनियों का अपने कई तरह के प्रोडक्ट की कंपनियां बनाती थी, लेकिन कंपनी ने अपना एक सेंट्रल जो हमारा है सेंट्रल का इलाका, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया इलाके के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त किया था, जो कि लगे थे है कि 2017 में मनोज प्रभाकर और उनके बेटे ने अचानक से अपनी कंपनी को बंद कर दिया, और जिसके बाद से उनके बहुत सारे पैसे, लाखों रुपए जो है वो तो मार्केट में फंसे हुए हैं। उसके अलावा कई सारे रुपये का सामान उनके गोदामों में डंप पड़ा हुआ है। लेकिन मनोज प्रभाकर की कंपनी न तो पैसा दे रही है, जबकि उसने पहले ही इस सामान को खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट दे दिया था। लेकिन मनोज प्रभाकर ने जो कंपनी अचानक बंद की है, उससे लाखों रुपए का उससे नुकसान हुआ है। इस बीच में उन्होंने मनोज प्रभाकर और उनके बेटे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों से ही संपर्क नहीं हो पाया और ये पैसा भी रिफंड करने को तैयार नहीं है। जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में इन दोनों पिता और पुत्र के खिलाफ, पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ जो है वो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साल 2017 का ये पूरा का पूरा जो व्यावसायिक प्रकरण का मामला मनोज प्रभाकर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, और उस पर अब जाकर के जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि शिकायतकर्ता अब पुलिस के पास पहुंचा कि मनोज प्रभाकर लंबे समय से उन्हें टाल रहे हैं और अब तो उन्होंने और उनके बेटे ने बात करना भी बंद कर दिया। इसलिए पुलिस के पास वो आया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं दलित वोट बैंक की, जिस पर समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस की नजर है और राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की कोशिश उस वोट बैंक में सेंधमारी की है जो कभी बीएसपी के कोर वोटर हुआ करते थे, और अब वो वोटर करीब समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी न सिर्फ दलितों को साधने की रणनीति पर हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश ने नई राजनीति को भी हवा दे दी है, जिसकी भनक लगते ही मायावती ने भी एक बार फिर से कोटे में कोटे का मुद्दा छेड़ दिया है। सुल्तानपुर रायबरेली के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा उस वोट बैंक के लिए है जिस पर कभी मायावती का दबदबा रहा था, जिस पर मायावती के बाद अखिलेश यादव का कब्जा हो गया। अब उसी वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज जाने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी किसान व्यापारी से संवाद करेंगे, महिला समूह के साथ बुनकरों से भी चर्चा करेंगे और आरक्षण के मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। दरअसल अयोध्या में अवधेश पासी की जीत और बीजेपी की हार को हथियार बनाने वाली समाजवादी पार्टी भले ही दलितों को साधने में कामयाब रही हो, लेकिन इससे इतर कांग्रेस अलग प्लान पर काम कर रही है, जिसका अगला पड़ाव प्रयागराज है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी का कार्यक्रम है, उसके तहत राहुल जी आ रहे हैं। लगभग 3-3:30 बजे आ जाएंगे, 4 बजे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। और आज यहाँ पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये इलाहाबाद प्रदेश, यहाँ जो हमारे प्रयागराज के लोग, इनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि 40 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस का सांसद जीता है। तो निश्चित तौर से आज राहुल जी कल यहाँ आ रहे हैं और खुलकर कांग्रेस के लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और संविधान को जिस तरीके से मोदी सरकार ने कुचलने का, दबाने का काम किया, उसके निश्चित तौर से आज राहुल जी ने उस पर लड़ने का काम किया है, बचाने का काम। यानी जिस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर है, अब उसी वोट बैंक पर कांग्रेस भी तिरछी नजर से देख रही है। सूबे में दलित आबादी 22% के करीब है,
जिसमें 12% जाटव और 10% गैर जाटव दलित हैं। कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ ही जाति आधारित गोलबंदी कर सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। पार्टी सूबे के दलितों में पासी समुदाय पर लगातार फोकस कर रही है, जिसकी तस्वीर मंगलवार को रायबरेली से आई, जब वो अर्जुन पासी के घर वालों के जख्म पर मरहम लगाने पहुंचे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक तरफ राहुल गांधी दलितों को साधने की रणनीति बना रहे हैं, इसी बीच मायावती ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। मायावती ने SC/ST आरक्षण में कोटे को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कोटे में कोटा को लेकर कांग्रेस, सपा और इनके गठबंधन की चुप्पी घातक है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि SC/ST वर्गों के सही हित, कल्याण और उत्थान के लिए दोनों ही पार्टियां और इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन वर्गों का हित अम्बेडकरवादी BSP में ही सुरक्षित है। यानी मायावती एक बार फिर कोटे में कोटे वाले मुद्दे को अपना चुनावी हथियार बना चुकी हैं। तो राहुल गांधी संविधान के नाम अब दलितों को पैगाम देने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी का मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिहाज से बेहद खास है। मुख्यमंत्री पहले मुजफ्फरनगर में युवाओं से संवाद किया और फिर गाजियाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मिशन पश्चिमी यूपी पर है, किसान नौजवान को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जिनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ है। पहले मुजफ्फरनगर में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो अब गाजियाबाद में नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग न सिर्फ उपचुनाव के लिहाज से बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी खास है। गाजियाबाद में VK सिंह की CM योगी से मुलाकात हुई। बीजेपी नेता संगीत सोम ने CM योगी से मुलाकात की, तो वहीं सत्यपाल सिंह की भी CM योगी के साथ मीटिंग हुई। गाजियाबाद में CM योगी से मुलाकात करने वाले ये वो नेता हैं जिनकी पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ है। ऐसे में योगी का पश्चिम प्लान उपचुनाव से पहले तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दौरे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ कद्दावर नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात में अगर बात करें तो संगीत सोम, गाजियाबाद से पूर्व सांसद जनरल VK सिंह और बागपत से पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन मुलाकातों को उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों में उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर और गाजियाबाद की सीट पर भी उपचुनाव होना है, तो ऐसे में बीजेपी लगातार उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और कहीं ना कहीं 10 में से 10 सीट जीतकर बीजेपी विपक्ष को जवाब देना चाहती है।